फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 10 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखेंगे। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जैसे अब कि कल ही जो है भारत सरकार ने जो है 3 लोगों को भारत रत्न देने का फैसला किया है। वो तीनों लोग ही दिवंगत हो चुके हैं, यानी उनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इसमें जो हम आज चर्चा करेंगे वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का ही उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। और कहीं न कहीं आज जो भारत भुखमरी से निकलकर एक जो अनाज निर्यातक के रूप में उभरा है, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है, और भी बहुत सारा। और दुनिया के अगर देखा जाए कि टोटल खाद्यान्न निर्यात में उसकी भागीदारी जो है 40% है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं MS स्वामीनाथन का योगदान है। और सिर्फ ये हरित क्रांति के लेकर नहीं, वो हरित क्रांति के सबसे बड़े आलोचक भी रहे हैं, और उसकी जगह उन्होंने जो एक सदाबहार क्रांति की बात की है, वह कहीं न कहीं भारत को लेकर एक दीर्घकालीन कृषि क्षेत्र में जो सुरक्षा, खाद्य और पोषण सुरक्षा स्थापित करने की बात की गई है, उसको वह स्थापित करना चाहता है। उनका पूरा जीवन किसानों और महिलाओं के विकास में ही समर्पित रहा है। ऐसे में इस एक भारत के महानतम जो है व्यक्ति को अगर भारत रत्न दिया गया है, तो ये एक खुशी की बात है। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी खुशी की बात है, किसान कम्युनिटी के लिए भी खुशी की बात है, और आम लोगों के लिए भी ये बहुत खुशी की और गौरव की बात है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कैसे जो है सदाबहार क्रांति भूखमरी से जो है, भूखमरी को इतिहास बनाने की प्रक्रिया है। एक्चुअल में ये लेख जो है हिंदू बिजनेस लाइन में 2022 में आया था, लिखा हुआ था। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन का लिखा हुआ खुद का लेख है। और जो इसमें परिचय के बाद, जैसे जो परिचय है उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उनके लेख हैं, उसी को हम समझाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से सदाबहार क्रांति या जो हरित क्रांति या भारत के किसानों की समस्या को, मेरा मानना है कि उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा है, और न किसी ने उतने सरल शब्दों में उस चीज़ को व्याख्यायित करने की भी कोशिश की है। ठीक है, हो सकता है मेरी अतिशयोक्ति हो उनके बारे में लेकर, लेकिन ऐसा ही है। और मुझे उनके लेक्चर को खुद से भी सुनने का मौका मिला है इलाहाबाद में, तो मैंने समझा है कि वो कितने महान व्यक्तित्व होते हुए भी कितने सरल शब्दों में अपनी बातों को समझाते हैं आम लोगों को। ठीक है, समझाते रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक दूसरा हमारा समाचार है, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है कि भारत ने HAPS हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल को का जो है उसको लेकर एक परीक्षण किया है पिछले सप्ताह ही। और ऐसे में भारत छद्म उपग्रह जो है स्यूडो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में भारत शामिल हो गया है। ठीक है, जहां तक तीसरा समाचार है वह है रूस के राष्ट्रपति ने एक अमेरिकी पत्रकार को जो है साक्षात्कार दिया है। और अपने आप में ही, चूंकि अमेरिका और रूस के संबंध कैसे हैं, ऐसे में किसी अमेरिकी पत्रकार को साक्षात्कार देना तो युद्ध के बाद तो ये पहला ही है, और उसमें जो बातें कही गई है वह भी महत्वपूर्ण है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सदाबहार क्रांति। ये देखिए MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया में और खासतौर से भारत में भूख को खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, तो इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल ही गया है, और इन्हें भी जो है आज भारत रत्न हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत सरकार ने 2 अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न देने की बात की है। और चूंकि इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हरित क्रांति और उसके बाद जो इनके द्वारा दिया गया सदाबहार क्रांति है, वह कैसे जो है भारत में भूखमरी और या जो खाद्य सुरक्षा को मजबूत, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करने में कैसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और निभाता रहेगा। ठीक है, इसमें ये लेख जो है पूरी तरह से डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा ही जो है एक द हिंदू बिजनेस लाइन में लिखे गए लेख है। 2022 में ही लिखा गया है, लेकिन वो लेख जो है उसी पर वर्णित है। वर्णित किया है, उसी को ट्रांसलेट किया गया है, और उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी वो बहुत सरल शब्दों में है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप उसको और आसानी से समझें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो ये आप सबको पता है कि इनको जो है शुक्रवार
9 फरवरी को दिवंगत भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये जो 98 वर्षीय MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। और इन्हें जो है 60 और 70 के दशक में, ठीक है, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 60 और 70 के दशक में खेती में लाए गए बदलाव में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसने भारत को खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद कर दी। आज जैसे अगर आप लोगों को लगता है कि खाद्य सुरक्षा और ये चीजें आज की पीढ़ी कुछ करोड़ लोग अभी भी भूख से पीड़ित हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पीढ़ी को लेकर खाद्य सुरक्षा उतना महत्व तो शायद जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं उनको न समझ में आ रहा हो। लेकिन कभी ये स्थिति थी 60 से 70 के दशक में कि हम कुछ भी होता था तो हम बोट की तरफ, यानी जो आयात था उस पर निर्भर थे। बोट टू माउथ, हैंड टू माउथ कहा जाता है ना, कमा के खाना, उसमें था बोट टू माउथ। आयात करते थे तो हम खाते थे। और आज हम चावल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हो गए हैं। गेहूं, चावल, दूध, विभिन्न चीजों में हम सबसे बड़े उत्पादक हैं। और आज ये माना जा रहा है कि दुनिया में 40% कृषि और कृषि अन्य से रिलेटेड उत्पाद के लिए भारत जिम्मेदार है। और ऐसे में जो दुनिया के ज्यादातर देश हैं वो आपके सर्विस इंडस्ट्री को, आपके हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, हमारे बड़े बाजार को, हमारे यहाँ निर्यात के बहुत सारे हमारे यहाँ उद्योग लगाने के बहुत सारे अवसर को लेकर तो हमसे इंटरेस्टेड हैं ही। लेकिन जो सबसे ज्यादा है कि उनको पता है कि भविष्य में दुनिया में 40% अनाज जहां उत्पन्न हो रहा है उससे संबंध तोड़ के या उससे दुश्मनी करके आप अपनी जनसंख्या को खुश नहीं रख सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर आप किसी डॉलर पे या विदेशी मुद्रा पे जो करते हैं तो आप जो है व्यापार को नियंत्रित करते हैं, आप ऊर्जा पे नियंत्रण करते हैं, एनर्जी पे, तो आप उस देश पे नियंत्रण करते हैं। लेकिन आप अगर खाद्यान्नों पे नियंत्रण करते हैं तो आप दुनिया के लोगों पर, यानी देश की जनता पे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाद्यान्नों के बगैर दुनिया नहीं चाहती है। और वो खाद्य सुरक्षा भारत को लेकर और दुनिया को लेके जो भारत आज देने में सक्षम है उसमें कहीं न कहीं हरित क्रांति का भी योगदान है। हालांकि उसकी खुद, ये जो MS स्वामीनाथन सर उसके खुद बहुत बड़े आलोचक हैं, तो उसके जगह उन्होंने क्या दिया है वो भी हम देखेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कृषि और खाद्य सुरक्षा तो आपके सिलेबस का जो पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही है। तो दोनों दृष्टिकोण से समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति क्या है, अगर इसको जानते ही होंगे ज्यादातर, तो उसमें क्या है कि हरित क्रांति शब्द उत्पादकता वृद्धि की प्रक्रिया के लिए गढ़ा गया था, जो 60 से 70 के दशक में ये हरित क्रांति गेहूं, चावल, मक्का और अन्य फसलों में नए आनुवंशिक प्रकार के बीजों का प्रयोग करके किया गया था। देखिए हमारे उसके पहले जो हमारे पास बीज थे उनमें पहले तो वो लंबे होते थे, ऊंचाई पे होते थे। और उनकी एक समस्या थी कि अगर उनको पोषक ज्यादा, पहले तो हम पोषक नहीं देते थे, लेकिन अगर उनको पोषक ज्यादा दिया जाता था, पानी और धूप दे दिया जाता था, तो वो तेजी से बढ़ जाते थे और वो इतने लंबे होते थे कि वो गिर जाते थे। और उनका जो अनाज है जो है लंबा करने के लिए तो हम नहीं पैदा कर रहे, फसल उपजा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन करने के लिए कर रहे थे, तो वो गिर जाते थे और उस तरह से वो अनाज को सहन नहीं कर सकते थे। तो इसमें जो है एक बौनी प्रकृति की जो है श्रेणी इसमें गेहूं में भी आई, बाद में चावल में भी आई। नार्मर बोलोलॉग मैक्सिको में थे, वहां से ये मिले, उसको भारत में लाए। ये देखिए स्वामीनाथन जी आलू के रिसर्च के लिए पूसा में इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी कैसे जीवन में क्या लिखा रहता है, कहाँ आदमी चला जाता है, क्या इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो है बौनी बौनी किस्मों को लाते हैं। और बौनी किस्मों की खास बात है कि उसमें जब पोषक तत्व ज्यादा दिया जाता है तो वो बहुत लंबा नहीं होता है बल्कि मोटा होता है, तना उसका मोटा हो जाता है। और जो बाली होती है वो ज्यादा से ज्यादा अनाज को सहने की क्षमता होती है। ये सिर्फ इस चीजों से, अब जब हमारे पास ऐसी प्रजाति आ गई कि जो ज्यादा से ज्यादा जो उसको पोषण देने पर वो जो है ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम है, फिर हम सिंचाई और उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई का व्यवस्था था वहां पे रासायनिक खाद और उन्नत बीजों के साथ साथ हमने उत्पादन में कई गुना वृद्धि की, जिसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है।
और ये क्रांति कहाँ हुई? उत्तर पश्चिमी भारत के सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित थी। ठीक है, हालांकि यहाँ भी प्रतिकूल पारिस्थितिकी और आर्थिक कारकों के कारण खेती अलाभकारी होती जा रही है, जिसमें किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। ये मैं नहीं लिखा हूं, ये जो है जो स्वामीनाथन सर का लेख था उसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति और आर्थिक कारणों के कारण खेती अलाभकारी होती जा रही है, जिसमें किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ रही। कहाँ पे? जहां पे ये जैसे उत्तर पश्चिम भारत में जहां सुनिश्चित सिंचाई साधन था, नहर आदि की सिंचाई थी, वहां पे ये लाई गई थी, वहां पे सफल भी हुई थी, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी। और आगे क्या कहते हैं कि अब हमारा बल, चूंकि ये वहां पे सफल है जहां पे सुनिश्चित सिंचाई है, जबकि भारत की कृषि को जो है स्वामीनाथन सर कहते हैं कि यह मानसून और बाजार दोनों का जुआ है। यानी जब जुआ खेलने जाते हो ना, हार और जीत, तो ये बाजार, मानसून बहुत अच्छा रहा तो उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा, और बाजार अगर फेवरेबल रहा तो किसानों को आय होगी, अदरवाइज उत्पादन के बावजूद भी किसानों की आय नहीं होगी। तो देखा जाए तो किसान जो है या भारतीय कृषि है, ये मानसून और बाजार, मानसून का तो जुआ बहुत कहते हैं, मम्मी स्वामीनाथन सर उसको बाजार का भी जुआ कहते हैं। और ऐसे में ये कहते हैं कि जैसे जैसे सिंचाई में अब सार्वजनिक निवेश कम होता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्रों की बढ़ने की संभावना नहीं है। तो अब हमें ऐसी शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता है, जहां पे दालें, तिलहन और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी जिसको मिलेट बोलते हैं, मिलेट ना, मिलेट वर्ष पिछला साल बनाया गया था ना, तो ये कहते हैं कि अब हमें शुष्क क्षेत्रों में खेती वाली उन फसलों जैसे दाल है, तिलहन है, मिलेट है, यानी मिलेट में ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह की फसलें हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें कम पानी लगता है, और कई का हम आयात करना भी जारी रखे हैं। जैसे तिलहन दलहन का तो हम बहुत बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं। अगर हम उस क्षेत्रों में तिलहन दलहन और मोटे अनाज की खेती करते हैं, तो एक तो मोटे अनाज से न्यूट्रिशन बढ़ेगा, दूसरे तिलहन और दलहन का जो हम आयात कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथ ही जो शुष्क क्षेत्रों में हम अभी बीटी कपास, छोटे किसान जो बीटी कपास जैसी महंगी प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, उसमें जैसे देखिए महंगी प्रौद्योगिकी में होता क्या है कि भारत के किसान में जब हरित क्रांति जहां आई, तो एक तो सिंचाई के साधन चाहिए, तो जहां नहर आदि है वो तो चलो ठीक है, दूसरे जो गेहूं है वो है या इस तरह की फसलें हैं, वहां पे बड़ी मशीनीकरण आया, पश्चिम से ही जो लिया गया ट्रैक्टर और इस तरह के मतलब बड़े बड़े जो है, जिसमें से कई सारे किसान जो है ऋणग्रस्त हो गए। तो जो बड़े किसान है वो तो चलो सक्षम हो गए, लेकिन जो छोटे किसान है वह उस ऋण ट्रैप में फंस गए। इसी तरह से बीटी का कपास की खेती है, महंगे बीज, महंगे संसाधन, महंगे दवाएं और जो है कीटनाशक सब आए, उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन अगर किसी मौसमी कारणवश उत्पादन प्रभावित हो गया तो छोटे किसान के पास इतना सेफ्टी नेट नहीं है कि वो उसके जो कर्ज लेकर जो उसने इनपुट डाला है उसको वो सस्टेन कर सके, और ऐसे में अंततः उसे मजबूर होकर आत्महत्या तक के जो है कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि इसके लेकर हमें जरूरत क्या है कि ऐसे में हमें रागी, बाजरा, ज्वार जैसे जैसे मिलेट, इसको पोषक अनाज, सुपर फूड हो सकते हैं, जो भूख को भी कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन से भी लड़ने में मदद कर सकते हैं। यानी हमें शुष्क क्षेत्रों के लेकर दलहन को, तिलहन को, शुष्क पोषक रागी, ज्वार, मिलेट या पोषक अनाज जैसे उस पर भी बल देना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें जैविक खेती के साथ साथ फसल पशुधन एकीकरण के पर बल देना पड़ेगा, हमें जैविक खेती की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक खेती के कई सारे दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं, खासतौर से पंजाब आदि क्षेत्रों में। तो उसमें हमें जैविक तरफ बढ़ना पड़ेगा, साथ ही में फसल और जो पशुपालन है उसके एकीकरण पर बल देना पड़ेगा। ये जब एक उनका योजना में बहुत पुराना लेख है, उसमें भारतीय कृषि को, अगर जो छोटे किसानों की समस्या के बारे में जब इनसे पूछा गया था, उन्होंने लेख लिखा था कि भारतीय कृषि को अगर जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचना है तो 3 चीज करना पड़ेगा। किसानों को अपने यहाँ तालाब खुदाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, और 2 जोड़ी बैल और गाय पालना पड़ेगा। इन्हीं से ये देखिए, तालाब पानी को एकत्रित करेगा, वर्षा जल संरक्षण करेगा, पेड़ पौधे जो है पर्यावरण को बचाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएंगे, और जो पशुपालन, गाय या जो बैल का उपयोग कृषि कार्यों में हो सकता है, गाय से दूध भी मिलेगा,
और जो उसके उप उत्पाद है उसका जैविक उर्वरक के रूप में कृषि में भी उपयोग किया जा सकता है। यानी कि मार्केट पे कम से कम जो है इनपुट के लिए निर्भरता कम से कम होगी, ज्यादा से ज्यादा श्रम प्रधान और प्राकृतिक रूप से खेती करते हुए किसान अपनी आजीविका को संरक्षित कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, फिर भी कहते हैं कि लेकिन इससे भी पर्याप्त नहीं होगा। आप जैविक और ये सारे पशुधन पोषण सब अनाज उत्पादन कर लो, इससे भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी इससे तो आपने मानसून का जो जुआ था, मानसून का जो जुआ था उसको आपने उससे बच सकते हैं शुष्क कृषि पद्धति को अपना के, लेकिन जो अभी बाजार वाला जुआ है उससे कैसे बचेंगे? तो उससे बचने के लिए सरकारें जो है सेफ्टी नेट उपलब्ध कराती है एमएसपी के तहत। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दे रही है, ये लोग भूखे हैं ऐसा नहीं है, हाँ होंगे, लेकिन मेन मोटिव है कि इसको एमएसपी को बचाना है अपने किसानों को, और एक क्लॉज है डब्ल्यूटीओ के, जो है डब्ल्यूटीओ के रिस्ट्रिक्शन से बचाते हुए अपने किसानों को अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को बचाने को लेकर ये किया जा रहा है। ठीक है, तो यही बात कहते हैं कि ऐसे शुष्क क्षेत्र में किसानों की एक प्रमुख आवश्यकता न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एकल किसान केंद्रित विपणन प्रणाली हो, जिसमें स्थानीय फसलें, अनाज, दालें, इन दोनों को खरीदा जा सके और साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तभी भारत के किसान शुष्क क्षेत्र में जो मानसून और जो बाजार, इन दोनों के जुए से बच सकते हैं। इसको लेकर ये कहते हैं कि सदाबहार क्रांति को अपनाने की जरूरत है। ये जो है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें कई सारी पद्धतियों के सम्मिश्रण की जरूरत है। जैसे वो कहते हैं कि सदाबहार क्रांति के लिए प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहते हैं कि संबंधित पारिस्थितिकी नुकसान के बिना फसलों की उस उत्पादकता में निरंतर सुधार करने के लिए ये लाई गई है। यानी कि इकोलॉजी को हमें हैम्पर या नुकसान किए बिना कैसे फसलों की उत्पादकता लगातार बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये सदाबहार क्रांति की बात की गई है। क्योंकि जो हरित क्रांति थी वह फसलों की उत्पादकता तो बढ़ा दी थी, लेकिन इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया था। तो इसमें इन्होंने कहा कि सदाबहार क्रांति टिकाऊ कृषि के विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे जैविक खेती, हरित कृषि, पर्यावरण कृषि, प्रभावी सूक्ष्म जीवों पर आधारित कृषि के उचित मिश्रण पर आधारित है। देखिए, जैविक खेती जो होती है वो किसी भी तरह के रासायनिक या सिंथेटिक उर्वरक या पेस्टिसाइड का उपयोग करने से रोकती है। इसी तरह से नेचुरल खेती भी सिर्फ प्राकृतिक रूपों से कहती है। ये कहते हैं ये भी चीज नहीं है, हमें विभिन्न तरह की जो है जैविक, नेचुरल या उस तरह के जो बायोपेस्टिसाइड या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या उपयुक्त प्रौद्योगिकी, यानी जो छोटे स्तर पे, स्थानीय स्तर पे विकसित और उपयोगी प्रौद्योगिकी हो, उस सबको मिला के जो है करना है, तभी हम कृषि में सदाबहार क्रांति को ला सकते हैं। ठीक है, इसमें वर्षा आधारित और सिंचित दोनों क्षेत्रों में जो है ये कह रहे हैं कि वर्षा आधारित और सिंचित दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी और सामाजिक वातावरण के अनुकूल टिकाऊ कृषि पद्धतियों की विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसको लेकर क्या करना पड़ेगा? ये कहते हैं कि डू इकोलॉजी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। डू इकोलॉजी यानी इकोलॉजी के लिए काम करने क्या है? जैसे ये कहते हैं कि अभी हम फसलें खेती कर रहे हैं, खूब बढ़िया करते रहें, हमें क्या करना है, रबी और हमारे यहाँ जो प्रमुख कृषि पैटर्न है उसमें रबी है और खरीफ है। ठीक है, रबी मतलब गेहूं के समय की जो फसलें हैं और खरीफ मतलब जो धान के समय की फसलें हैं, वर्षा वाली जो फसलें हैं। जायद भी है लेकिन वो बहुत छोटी सी है, बहुत कम खेत में होती है, लेकिन जो दो प्रमुख है रबी और खरीफ। ठीक है, ये कहते हैं कि 3 साल का एक चक्र बनाया जाए कि 3 साल में एक साल रबी और खरीफ दोनों फसलों में हमें दलहन और तिलहन प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, पानी की रोकन की क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम अपने जो है अनाज के उत्पादन के साथ साथ, यानी 2 साल हमने अनाज उपजाया, उसमें अगर 1 साल हम इसमें दलहन कर दे, यानी 1/3 अपनी इस तरह से रोटेट करते रहे, तो जो हम तिलहन और दलहन के लिए आयात पर निर्भर हैं उसको भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है और किसानों की जो आय भी बढ़ सकती है। साथ ही में कृषि जो है इकोलॉजिकल रूप से सस्टेनेबल होगा। ये क्या है? इकोलॉजिकल दृष्टिकोण है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने ही ऐसे किया है। और आपको विश्वास नहीं होगा, गांवों में पहले के जमाने में लोग, किसान ऐसे ही करते थे, 2-3 साल बाद वो खेत को बदलते थे और उसमें दलहन इस तरह की फसलों का उपजाऊ करते थे ताकि खेत की उर्वरता शक्ति
बढ़ जाए। ठीक है, तो उसी चीज को ये अपनाने की बात करते हैं। साथ ही में यह खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा को जो है इन्होंने 3 आयाम बताया है, वैसे भी 3 आयाम माने जाते हैं। एक है जो खाद्य सुरक्षा क्या है, भूखमरी से सुरक्षा, भूख से सुरक्षा। तो भूखमरी कितनी तरह की होती है, इन्होंने 3 तरह की बताया है। एक, क्रय शक्ति क्षमता के कारण जो है उपलब्धता की कमी, यानी कि लोगों के पास खरीदने की पैसा न हो, इसकी वजह से वो अनाज न खरीद सके, इसको कहा जाता है दीर्घकालीन भूखमरी की समस्या। ठीक है, दीर्घकालीन भूखमरी की समस्या। अनाज तो उपलब्ध है लेकिन लोग उसे खरीद नहीं सके हैं। तो इसमें अनाज की उपलब्धता हो सकती है, बड़े पैमाने पर अगर अनाज नहीं होगा तो महंगा हो जाएगा, लेकिन जिसकी क्रय शक्ति है वो खरीद लेगा। इसको जो है सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको सुनिश्चित करने पर बल दे रही है। दूसरा है आहार में विटामिन ए, आयरन, आयोडीन जैसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी कमी, जिसके कारण जो है हम खाना तो खाते हैं, हम भोजन तो करते हैं, लेकिन कुपोषित रहते हैं। कभी हम अल्प पोषित होते हैं, दुबले बच्चे हो जाते हैं, कभी मोटापा भी कुपोषण का ही एक रूप है ना, उसको आप कहते हो। तो ये दोनों चीजें क्यों है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, क्योंकि जब हम लगातार जो है कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं तो मोटापा वो बढ़ने लगता है। इसलिए ये जो है भूखमरी है या ये भूख की समस्या है, ये छिपी हुई डिस्गाइज जो है हंगर है, ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, और तीसरा है अल्पकालिक यानी सूखे, बाढ़, चक्रवात के आदि के दौरान होने वाली अल्पकालिक भूखमरी। तो ये कहते हैं कि हमारे खाद्य सुरक्षा में इन तीनों पहलुओं को शामिल करने की जरूरत है। इन तीनों पहलुओं को शामिल करके हम जो है खाद्य सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। और इस खाद्य सुरक्षा में मूल बल क्या होगा, खाद्य सुरक्षा की जगह पोषण सुरक्षा पर दिया जाना चाहिए। पोषण सुरक्षा का जो परिभाषा किया जाता है कि उसमें संतुलित आहार होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, बेहतर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए और पारिस्थितिकी बेहतर होना चाहिए। साथ ही में जो उपलब्धता हो ये सारी चीज, उसमें किसी भी तरह का रोक न हो, यानी सामाजिक, आर्थिक या अन्य पहलुओं के आधार पर रोक न हो, तो उस व्यवस्था को पोषण सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको मतलब है कि जो पोषण सुरक्षा है वह खाद्य और गैर खाद्य दोनों, यानी सिर्फ खाद्यान्नों और न्यूट्रिएंट्स से नहीं, उसमें और भी पहलू शामिल हैं, यानी उसकी उपलब्धता, उस तक पहुंच, स्वच्छता, स्वच्छ जल। ठीक है, जल तो नहीं खाद्यान्न है, लेकिन स्वच्छ जल नहीं उपलब्ध है, आप खाना खाएंगे आपको डायरिया हो जाएगा, आप कुपोषित हो जाएंगे और आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे बच्चे स्टंटिंग होते रहेंगे और ऐसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का आंकड़ा पाकिस्तान से भी खराब दिखाता रहेगा। तो उसको आप खाद्य सुरक्षा से नहीं कर सकते, उसको आप पोषण सुरक्षा से कर सकते हैं। और पोषण सुरक्षा में खाद्य और गैर खाद्य दोनों घटकों को एकीकृत करने की आवश्यकता है, ये बात ये कहते हैं। ठीक है, और इस कुपोषण से बोझ को उबारने का सबसे प्रभावी तरीका है कृषि को पोषण और स्वास्थ्य के साथ जोड़ देना। इसमें कृषकों को अपने पारंपरिक कृषि प्रणालियों के पुनर्गठन और जो कह सकते हो कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इनरिच्ड फूड हैं उनकी प्रजातियों को डेवलप करने की जरूरत है, ये बात कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आज जो किसान मांग कर रहे हैं वो त्वरित कि हमें तुरंत लाभ हो जाए उसको लेकर मांग कर रहे हैं, जबकि उनका बल होना चाहिए कि जो दीर्घकाल में उनको लाभ प्रदान करे। और उनका कहना है कि हम दीर्घकाल को सोचकर ही भारत को एक जीवंत कृषि प्रधान राष्ट्र को बना सकते हैं। उसको लेकर वो कहते हैं कि जरूरत है सार्वजनिक नीति और उपयुक्त प्रौद्योगिकी में, यानी अल्टरनेटिव या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में एक दूसरे में संयोजन होना, जो कि कहीं न कहीं दिखाई नहीं देता है। जहां तक एप्रोप्रिएट प्रौद्योगिकी की बात है, एक माइकल शूमाकर एक किताब लिखते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें कहते हैं कि जो छोटी छोटी चीजों हो, जो ऐसी प्रौद्योगिकी जो स्थानीय स्तर पे जो है निकले, ठीक है, स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होती है, स्थानीय जरूरतों के अनुसार होती है, स्थानीय लोगों द्वारा विकसित होती है और स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए होती है, उसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ऐसे समय में जबकि विकसित देशों द्वारा अपने जो बड़े बड़े प्रौद्योगिकियों को विकासशील देशों पे थोपा जा रहा है, उस दौरान ये एप्रोप्रिएट प्रौद्योगिकी कहीं ज्यादा उपयोगी हो सकती है। जैसे अगर भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में देखा जाए, ट्रैक्टर की बात किया जाता है, हमारे यहाँ ज्यादातर किसानों की जो जोत सीमा है वो 2 से 2.5 एकड़ भी नहीं है।
ठीक है। ऐसे में ट्रैक्टर लेकर कैसे वो संवहनी कृषि कर सकते हैं, उससे तो बेहतर है कि बैलों में वो ऐसी प्रौद्योगिकी, बैल द्वारा चालित ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए जो कि 2-2.5 से 3 एकड़ के खेती करने वाले किसान के लिए उपयोगी हो, या छोटे छोटे जो रोटावेटर या जो आप कह सकते हो कि छोटे छोटे जो बहुत सारे हैंडमेड ट्रैक्टर और इस तरह की चीजें आती हैं जिनको स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके, उपयोग किया जा सके, उस तरह की प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ये बल देते हैं। ठीक है। तो आज के डेट पे जब उनको भारत रत्न कल दिया गया है, भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने इनकी, अभी तक तो आपको आभास हो गया होगा कि कितनी गहराई तक ये भारत के लोगों के खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा पर ये बहस करते हैं। ऐसे में ये आप इसको पढ़िएगा। ठीक है। अगला जो न्यूज है देखिए, ये एक HAPS है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल। आप देख रहे हैं कि एक जहाज है, छोटा सा ड्रोन है, और ये इसकी 12 मीटर की पंख है और लगभग 20-22 किलोग्राम वजन का है। और इसने अभी हाल ही में जो है केरल में चित्रदुर्ग जिले में एक परीक्षण किया गया है इसका, और ये 3 किलोमीटर तक ऊंचाई से उड़ा है। इसकी खास बात है कि ये सोलर, इसमें इसके पंखों पे ये सोलर लगा है, जिससे ये सोलर संचालित है, और ये कहीं ना कहीं इसको छद्म उपग्रह के रूप में माना जा रहा है। और इससे सफल परीक्षण से भारत कहीं ना कहीं उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्यूडो उपग्रह या स्यूडो सैटेलाइट या छद्म उपग्रह है। तो हम इनको समझेंगे कि ये क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्यूडो HAPS क्या होता है, यानी छद्म HAPS उच्च ऊंचाई वाले जो है छद्म उपग्रह वाहन क्या होते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है। तो हम इनको आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बेंगलुरु की एक संस्था है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसने सौर ऊर्जा से संचालित छद्म उपग्रह HAPS का एक कह सकते हो कि ये मानव रहित हवाई वाहन है, UAV है, या आप उसको जिसको ड्रोन, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल जो है, तो उस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसका सफल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। और इससे क्या होगा कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हम जासूसी करते हैं ना, निगरानी करते हैं, टोह लेते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो परीक्षण उड़ान है 12 मीटर पंख था, और ये 23 किलोग्राम का प्रोटोटाइप था जो लगभग 8.5 घंटे तक उड़ा और जमीन से 3 किलोमीटर तक उड़ा था। इसके बारे में जरा और देखते हैं कि ये उच्च ऊंचाई वाला छद्म उपग्रह वाहन क्या होता है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल, HAPS नाम दिया है, क्या होता है। तो देखिए, ये ऐसे UAV होते हैं, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, यानी आप जिसे ड्रोन कहते हैं, वो होते हैं जो काफी ऊंचाई पे, यानी आप इसको कह सकते हो कि 18 से 20 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं, जहां पे आम तौर पे हवाई जहाज जो उड़ते हैं उसके लगभग दोगुनी ऊंचाई पे। और उतनी ऊंचाई पे उड़ने से ये सक्षम हो जाते हैं जमीन पे लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र को देखने पर, और साथ ही में ये सोलर ऊर्जा से संचालित होते हैं। ऐसे में यह महीनों या कभी कभी सालों तक ये हवा में ही ऊपर ही रह सकते हैं, वहां से रह के निरंतर निगरानी कर सकते हैं। ऐसे में यह वो काम करने में सक्षम हो जाते हैं जो हमारे ज्यादातर भू सर्वेक्षण उपग्रह करते हैं, इसीलिए इन्हें स्यूडो या छद्म उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। इससे जो लाभ होता है कि देखिए, ये एक चूंकि उपग्रह हम भेजते हैं, ज्यादातर जैसे निचली लोअर अर्थ ऑर्बिट में है भू उपग्रह भेजते हैं, तो उसको भेजने के लिए हमें रॉकेट से जरिए भेजना पड़ता है, और एक बार उपग्रह काम करना बंद करता है जैसे, तो वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसको भेजने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतः ही उड़ के चले जाते हैं, वहां पे बढ़िया काम करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको बंद कर देंगे, वो वापस लौट आते हैं, और जो हमारा उस पे पेलोड रहता है वो पेलोड भी बर्बाद नहीं होता है। तो ये बताता है कि ये जो इसकी उपयोगिता है कि छद्म उपग्रह, स्यूडो उपग्रह या इसी तरह के जो हमने अभी एक रिपर ड्रोन या स्काई गार्डियन या सी गार्डियन जो है अमेरिका के साथ कर रहे हैं, उससे भी तुलना करके हम देखेंगे कि ये दोनों से बेहतर कैसे है और हम इसे क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं। तो अगर इसके देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत हाई एंड्योरेंस या उच्च स्थिरता होता है, यानी बहुत तेज नहीं चलता, धीरे धीरे चलता है। उच्च हाई एल्टीट्यूड वाला उड़ान उपकरण के विकास की आवश्यकता हमें महसूस हुई थी 2017 के डोकलाम विवाद में। उसके बाद गलवान आदि घाटी के विवाद में हमें यह समझ में आ गया था कि हमें एक ऐसे उपग्रह की या ऐसे हमें उपकरण की जरूरत है जो बहुत ऊंचाई पर उड़े और लगातार निगरानी करता रहे
ताकि अगर सीमा पार कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। ठीक है, तो अगर उसके लिए जैसे जो ये लाया इसलिए गया है कि ये जो है छद्म उपग्रह है, यानी ये उपग्रह और यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो ये दोनों की खासियतों को लिया हुआ है और दोनों की चुनौतियों से बचता है। जैसे उपग्रह जो भू सर्वेक्षण उपग्रह है, उसकी बेहतरी क्या है कि वो 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, तो वो ज्यादा क्षमता से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कमी क्या है कि एक तो उनको भेजने के लिए रॉकेट चाहिए, दूसरे वो पृथ्वी की चक्कर लगाते रहते हैं, तो हर समय एक जगह नहीं रहते हैं, उसको लेकर कई सारे उपग्रह छोड़ने पड़ते हैं। ठीक, ये जो है उपग्रह से अगर इनकी तुलना करें तो बहुत थोड़े से उनके खर्चे पे, यानी जो एक उपग्रह का छोड़ने पर जितना पड़ता है उसके बहुत थोड़े से खर्चे पर ये वही काम कर देते हैं। वही तो नहीं, लेकिन उसका 70 से 80% काम कर सकते हैं, क्योंकि एक आसपास ये जगह पे ये भी तकरीबन जो है 20 से 20 किलोमीटर के आसपास, यानी 65,000 फीट पे उड़ते हैं, जहां से ये आराम से 500 किलोमीटर की दायरे पे नजर रख सकते हैं। इवन दैट 800 से 1000 किलोमीटर दूर तक ये सुन भी सकते हैं, क्योंकि बहुत धीमी गति से, लगभग स्थिर गति से चलते हैं। साथ ही में चूंकि ये सोलर पावर रहते हैं तो इनको बार बार नीचे आने जाने की भी जरूरत नहीं रहती है, इसलिए इनका जीवन काल भी बहुत ज्यादा रहता है और इनका काम भी बहुत कम खर्चे में उपग्रह वाला काम ये कर देते हैं। अब जहां तक ये बात आती है कि जो हम और जैसे ड्रोन ले रहे हैं, रीपर ड्रोन या स्काई गार्जियन और इस तरह के हैं, तो वो तो ड्यूल पर्पस है, निगरानी भी करती है और वो अटैकिंग भी है। लेकिन ये जो है ये अटैक का नहीं, लेकिन निगरानी वाला काम उससे बेहतर से कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे, उसको बार बार 30-35 घंटे बाद वापस लाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बैटरी चालित होती है या उसमें जो फ्यूल होता है उसमें करना पड़ता है। इसे आप एक बार करके सालों तक जो है, कम से कम महीनों सालों तक ये आराम से रह सकता है, क्योंकि इसको एनर्जी सूर्य से मिलती रहती है। ठीक है, और लगभग वही काम कर देता है निगरानी वाला। हाँ, जो अटैक वाला काम होता है, काउंटर डिफेंसिव या काउंटर ऑफेंसिव, वो काम ये नहीं कर पाता है। लेकिन इसके जो संचालन की लागत है, जहां पे यूएस का जो रिपर ड्रोन है, जो भारत अभी समझौता कर रहा है खरीदने के 31 ड्रोन का, या 2 किराए पे लिया है, उसका $3500 प्रति आवर का खर्चा आता है, जबकि इसका खर्चा $500 प्रति आवर है। तो बहुत, मतलब एक सब देखा जाए कि 1/7 में मतलब खर्च पे ही ये वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि एक न्यूज है, रूस के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू दिया है उन्होंने एक अमेरिकी जो है पत्रकार है उनको, और चूंकि ये 2 मामलों में कि एक तो इंटरव्यू ये बहुत कम देते हैं, दूसरे इन्होंने अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू दिया है, ऐसे में ये मायने रखता है कि जरा इसको देख लिया जाए। इसमें जो इन्होंने कहा है कि जब इनसे पूछा गया कि क्या आप यूक्रेन युद्ध हमेशा, क्या नहीं, हमेशा नहीं चलेगा, हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अब पश्चिमी देशों को भी समझ में आ गया है कि रूस इस युद्ध से किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है, जब पूछा गया कि क्या इससे बाहर भी ले जाने की बात है, हालांकि चूंकि पोलैंड अभी नाटो में शामिल हुआ है, तो उसने कहा कि हम पोलैंड में एक ही में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं जब पोलैंड रूस पे हमला करे। जब तक पोलैंड रूस पे हमला नहीं कर रहा तो हमें पोलैंड, लाटविया आदि देशों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मजेदार है कि राष्ट्रपति जी रूस के इंटरव्यू ही दे रहे हैं। तो ठीक है, रूसी राष्ट्रपति जो है ने 8 फरवरी को एक साक्षात्कार दिया था और इसमें कहा था कि यूक्रेन में अंत तक लड़ेगा, लेकिन पोलैंड और लाटविया जैसे अन्य देशों में अपने युद्ध का विस्तार करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और रूस द्वारा जो है फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के लगभग 2 साल बाद ये किसी अमेरिकी पत्रकार को दिया गया जो है साक्षात्कार है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो है रूस बात करने, क्योंकि अमेरिकी पश्चिमी देशों को भी समझ में आ गया है, इसलिए रूस भी अब बात करने को लेके जो है कोई दिक्कत नहीं है, वो बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि अब क्या रूस यूक्रेन के बाहर भी युद्ध करने को ले जाने को इच्छुक है। ये जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहा है कि नहीं, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम रूस का जो युद्ध है यूक्रेन के बाहर ले जाएं। हाँ, अगर पोलैंड या कोई देश अगर रूस पे हमला करने की कोशिश करता है तो रूस बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। और जब ये बात आई कि क्या प्रॉब्लम, समस्या में दिक्कत आ रही, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है अप्रैल 2022 में एक समझौते पर सहमत हो गया था, लेकिन जैसे ही कीव से अपनी सेना रूस ने हटाई, वैसे वो वार्ता से फिर से हटक गया। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने, रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को ही इसको दोषी ठहराया है और कहा है कि अब जो है
अमेरिका के पास भी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब सबको समझ में आ गया है कि ये लंबा नहीं चल रही, रूस से लंबा नहीं जीत पाएगा यूक्रेन, इसलिए अब वो बात करने के लिए हम अगर आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो पुतिन से जो है उनके शर्तों पे बात नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है। मेन चीज है कि ये जो है साक्षात्कार देने को क्यों तैयार हो गए, क्योंकि जिस व्यक्ति को इन्होंने साक्षात्कार दिया है ये जो है ट्रंप के बड़े करीबी रहे हैं और इनका मानना रहा है कि यूक्रेन युद्ध में जो पश्चिमी मीडिया है उसने एक तरफा यूक्रेन का पक्ष दिखाया है, रूस का पक्ष नहीं दिखाया है। और चूंकि ट्रंप के ये करीबी रहे हैं और ट्रंप खुद जो है रूस यूक्रेन युद्ध के यूक्रेन में जो है अमेरिका द्वारा मदद के विरोधी रहे हैं और वो इस युद्ध को समाप्त करने के पक्षधर रहे हैं, इसीलिए जो है रूस के राष्ट्रपति ने इस अमेरिकी जो है पत्रकार को साक्षात्कार दिया है। चलिए आज इतना ही, आप इसको पढ़िएगा, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।